Myself Anil Kumar. I am going to teach political science of 11th class. सबसे पहले मैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स को आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर वेलकम करना चाहूँगा और उनको बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर 11th क्लास के अंदर 2 बुक्स हैं. फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल थ्योरी और सेकंड बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. तो 2 बुक्स है. तो फर्स्ट चैप्टर हम पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर आज हम रीड करने के लिए जा रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन. तो आज स्टूडेंट्स हम ये चैप्टर रीड करेंगे और आपको ये फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे. यस, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज पॉलिटिक्स. सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर. जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे तो उसका फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज पॉलिटिक्स. ये समझना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिक्स क्या है. द वर्ड पॉलिटिक्स हैज इमर्ज्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड polis, which means city states or rule of state. Politics means rule, rulers, citizen, state, government, politics of government and administration. Politics and political theory is basic principle of political science. Politics is also a title of a book written by thinker Aristotle. Students, पॉलिटिक्स क्या है? सबसे पहले हम पॉलिटिक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे. पॉलिटिक्स एक पॉलिस वर्ड से बना हुआ मीनिंग है जिसका मतलब होता है सिटी, स्टेट्स और रूल ऑफ स्टेट्स. ये एक ग्रीक वर्ड है पॉलिस. इस पॉलिस ग्रीक वर्ड से ही पॉलिटिक्स वर्ड बना हुआ है. ये हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है. और इसका मतलब होता है सिटी, स्टेट्स और रूल ऑफ स्टेट्स. Politics means rulers, citizens, state, government, politics of government and administration. Politics का मतलब होता है रूल करना. किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर रूल करने के लिए कुछ पॉलिसीज होती है. उन्हीं पॉलिसीज को पॉलिटिक्स बोला जाता है. रूलर्स उस कंट्री के सिटीजन्स, स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पॉलिटिकल थ्योरी का ही एक पार्ट है. पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट है. पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसके बेसिक प्रिंसिपल को ही पॉलिटिकल थ्योरी बोला जाता है. जैसे जब आपकी पॉलिटिकल थ्योरी बुक जब आप रीड करेंगे तो इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स आएंगे पॉलिटिकल साइंस के, जैसे जस्टिस, राइट्स, इक्वलिटी, ये सभी पॉइंट इसके अंदर आएंगे. तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं पॉलिटिक्स के उसी को पॉलिटिकल थ्योरी बोला जाता है. पॉलिटिक्स इज आल्सो अ टाइटल ऑफ ए बुक रिटन बाय थिंकर एरिस्टोटल. एरिस्टोटल एक ग्रीक थिंकर थे पॉलिटिकल. उन्होंने एक बुक लिखी थी. उस बुक का नाम भी था पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिक्स एक ऐसा वर्ड है जिससे आप समझ सकते हो कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है या पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है. पॉलिटिक्स एक तरह की पॉलिसी है रूल करने की. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. अब इसके अंदर हम पॉलिटिकल साइंस की आपको डेफिनेशन समझाएंगे कि व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिकल साइंस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल डेफिनेशन, सेकंड इज मॉडर्न डेफिनेशन. सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया में जो पॉलिटिक्स थी उसको ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस बोला जाता था और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो पॉलिटिक्स थी उसे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस बोला जाता था. तो उस ट्रेडिशनल जमाने के अंदर पॉलिटिकल साइंस की क्या मीनिंग थी वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. अकॉर्डिंग टू गार्नर, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट. गार्नर एक थिंकर थे. उन्होंने डेफिनेशन लिखी है पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट. पॉलिटिकल साइंस जो ट्रेडिशनल जमाना था बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस जमाने में स्टेट को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था. आपने 9th क्लास के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा. लुई 16 तो बोला करता था आई एम द स्टेट, आई एम एवरीथिंग. ठीक है, यानी स्टेट, गवर्नमेंट और रूलर की जो बिल थी वही कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करती थी. उसी की मर्जी सुप्रीम हुआ करती थी और वही सब कुछ हुआ करता था. तो फर्स्ट डेफिनेशन है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की. अकॉर्डिंग टू गार्नर, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट. ये एक छोटी सी डेफिनेशन है एक सेंटेंस की
और यही इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू ब्लैंचली एक थिंकर थे, उन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस की एक डेफिनेशन दी है। पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस व्हिच इज कंसर्न विद द स्टेट। ब्लैंचली की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूं, BLUNTSCHLI। ये ब्लैंचली एक फॉरेनर थिंकर थे, फॉरेन थिंकर, इनकी ये डेफिनेशन है। पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस व्हिच इज कंसर्न विद द स्टेट। इन्होंने भी सेम वही बात बोली है जो गार्नर ने बोली थी। ये भी पॉलिटिकल साइंस को स्टेट से ही जोड़ रहे हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस का मतलब सिर्फ था एक किंग होना, एक रूल होना, एक कंट्री होना, बस वही था। उस जमाने में फंडामेंटल राइट्स को, सिटीजन्स को, सोशल जस्टिस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो ये सेकंड डेफिनेशन है। अब हम थर्ड डेफिनेशन, ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के। अकॉर्डिंग टू गुडनाउ, political science is related to the formation of political will of the state, the expression and the implementation of its will. According to Goodnow, political science is related to the formation of political will of state, the expression and the implementation of its will. Goodnow भी एक थिंकर थे, उनकी स्पेलिंग बता देता हूँ, GOODNOW, Goodnow। पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल साइंस को एक पॉलिटिकल विल माना गया है। पॉलिटिकल विल मींस गवर्नमेंट स्टेट की मर्जी, उसी को ही पॉलिटिकल साइंस माना गया है, सब कुछ माना गया है। और किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री के एक्सप्रेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन को ही पॉलिटिकल साइंस माना जाता था। तो कुल मिलाकर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की 3 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। पहले अकॉर्डिंग टू गार्नर, सेकंड अकॉर्डिंग टू ब्लैंचली, थर्ड अकॉर्डिंग टू गुडनाउ। गुडनाउ की डेफिनेशन मैं आपको फिर से बता देता हूं, थोड़ी सी बड़ी है। पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल विल ऑफ द स्टेट, द एक्सप्रेशन एंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स विल। यानी थर्ड के अंदर भी वही सेम है कि गवर्नमेंट को, स्टेट को, रूल को ही सुप्रीम माना गया है, ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अंदर। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न डेफिनेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया में जो पॉलिटिक्स आई, उस पॉलिटिक्स को मॉडर्न पॉलिटिक्स बोले जाने लगा। कैटलिन, अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू कैटलिन डेफिनेशन। कैटलिन CATLIN, कैटलिन ये एक फॉरेन थिंकर थे। हम इनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस की क्या डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन। पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया में पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन चेंज हो गई। अब पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर। अब पावर ही सब कुछ सुप्रीम हो गया। पावर मींस गवर्नमेंट की जो आर्मी, गवर्नमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस और एक रूलर, खासकर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनकी पावर्स को ही पॉलिटिकल साइंस के अंदर सुप्रीम मान लिया गया। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है कैटलिन की, पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ पावर। सेकंड, रॉबर्ट डहेल से, पॉलिटिकल साइंस इज पावर, ऑथोरिटी एंड रूल। पॉलिटिकल साइंस एक पावर है, एक ऑथोरिटी, एक रूल है। रॉबर्ट डहेल, ROBERT, रॉबर्ट डहेल, DAHL, ये रॉबर्ट डहेल की डेफिनेशन है। पॉलिटिकल साइंस इज पावर, ऑथोरिटी एंड रूल। रॉबर्ट डहेल भी वही बात बोल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस एक पावर है। किसी भी कंट्री के अंदर जब रूलर या कोई गवर्नमेंट रूल करती है तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि ये पार्टी पावर के अंदर है, ये रूलर पावर के अंदर है। तो पावर का मींस एक तरह से सत्ता, जिसे बोला जाता है कि कौन रूल कर रहा है, उसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसी के पास में अथॉरिटी होती है रूल करने की, कंट्री के अंदर कोई भी मेजर डिसीजंस लेने की। तो ये रॉबर्ट डहेल की डेफिनेशन है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, डेविड ईस्टन एंड आलमंड। डेविड ईस्टन एंड आलमंड की क्या डेफिनेशन है? DAVID, डेविड, ईस्टन EASTON, ईस्टन, एंड आलमंड ALMOND, आलमंड। कंसीडर्ड पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। डेविड डहेल और आलमंड ने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है, पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। एक सेंटेंस के अंदर बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। किसी भी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है उसी को भी पॉलिटिकल साइंस इन लोगों ने
मान लिया है। तो इस तरह से हमने पॉलिटिकल साइंस की 2 डेफिनेशंस रीड की, पहली ट्रेडिशनल डेफिनेशन, दूसरी मॉडर्न डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स की फीचर्स, पॉलिटिक्स के प्रिंसिपल्स, पॉलिटिक्स का मीनिंग। Yes, students, politics is an important and integral part of any society. No society can exist without some form of political organization and collective decision making. Politics किसी भी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले एक सोसाइटी होती है जिसमें सिटीजन्स होते हैं, लेकिन उन सिटीजन्स के ऊपर रूल करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए, एक स्टेट चाहिए, और वो गवर्नमेंट और स्टेट किसी भी सोसाइटी के ऊपर रूल तब कर सकती है जब पॉलिटिक्स होगी। पॉलिटिक्स मींस एडमिनिस्ट्रेशन और रूल करने की पॉलिसी। तो पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है किसी भी सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए। दुनिया में कोई भी सोसाइटी पॉलिटिक्स के बिना नहीं चल सकती। सब फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। हर सोसाइटी के अंदर कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कलेक्टिव डिसीजंस लेने के लिए। तो ये हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। तो हमने फर्स्ट पॉइंट तो हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिस वर्ड्स मींस सिटी स्टेट। दूसरा पॉइंट ये वाला है जो कि अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाएंगे। ए नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज द फैमिली, ट्राइब्स, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस have emerged to help people fulfill their needs and aspiration. Among such institutions, government play an important part. How government are formed and how they function is thus an important focus of politics. किसी भी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस मीन किसी भी सोसाइटी के अंदर सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें सबसे छोटा यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी ऑफ एनी पॉलिटिकल कंट्री इज अवर फैमिली। फैमिली भी एक छोटा सा पॉलिटिकल, एक जैसे हम बोल सकते हैं कि एक यूनिट है। आप देखते हैं फैमिली के अंदर फादर, मदर, बच्चे, दादा, दादी होते हैं। दादाजी जो हमारे होते हैं उनकी बात सभी मानते हैं, फादर की बात सभी मानते हैं, मम्मी एक तरह से होम मिनिस्टर की तरह होती है। जो भी हम सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, रूल की बात करते हैं, तो सबसे जो छोटी पॉलिटिकल यूनिट है वो है हमारी फैमिली। इसी तरह ट्राइब्स, आपने 9th क्लास के अंदर फॉरेस्ट कम्युनिटी पढ़ा होगा। तो ट्राइब्स जो होते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर, कबीले, उनका भी छोटा छोटा एक अपने पॉलिटिकल यूनिट्स होती है। वो उनके कुछ नंबर्स होते हैं, एक जंगल के अंदर रहते हैं वो लोग, उनकी कुछ छोटे छोटे झोपड़ियाँ होती है और उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। एक गांव के अंदर आपने सरपंच के बारे में सुना होगा कि गांव में सरपंच होते हैं, ये आज से नहीं है, 5000 10,000 ईयर्स पहले भी गांव में सरपंच हुआ करते थे, जिसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं आज प्रेजेंट के टाइम पे। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे बैंक, तो जैसे और भी पुराने जमाने के अंदर जैसे जो साहूकार लोग जो लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं, उनको भी हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं। और वो क्यों बने थे सोसाइटी के अंदर कि जितने भी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, ट्राइब्स, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ये क्यों बने सोसाइटी के अंदर? ये बने लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उनके एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए। उसी तरह गवर्नमेंट भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक पॉलिटिकल यूनिट है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट है किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको सबको पता है कि किसी भी देश के अंदर एक सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी के अंदर सिटीजन्स रहते हैं, सिटीजन्स को गवर्न करने के लिए एक गवर्नमेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल यूनिट एंड फैमिली इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलिटिकल फैमिली। तो इस तरह से पूरी कंट्री के अंदर सबसे छोटी पॉलिटिकल जो यूनिट होती है वो होती है फैमिली, और सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल यूनिट होती है वो होती है गवर्नमेंट। हाउ गवर्नमेंट आर फॉर्म एंड हाउ दे फंक्शन इज थस एन इंपॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे गवर्नमेंट बनाई जाती है, कैसे फंक्शन करती है,
यही पॉलिटिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यही आज इसी लेसन के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज अ पॉलिसी हाउ टू गवर्न, हाउ टू फंक्शन इन ए कंट्री। अब मैंने आपको छोटे छोटे पॉलिटिकल सेट्स बताए, फैमिली, ट्राइब्स, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो उनमें सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूनिट क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे फॉर्म की जाती है? आपने 10th क्लास के अंदर इलेक्शन पढ़ा होगा, आपने 10th क्लास के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज भी पढ़ी होगी, आपने जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर ये सब बहुत अच्छी तरह 10th क्लास के अंदर रीड किया होगा। तो बिल्कुल वैसा ही है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कैसे फंक्शंस को फुलफिल करती है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आपने 10th क्लास में बहुत अच्छी तरह रीड किया था। तो ये सब एक पॉइंट है पॉलिटिक्स के, कि पॉलिटिक्स के अंदर हम ये रीड करते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट अपने वर्क करती है, किस तरह रूल करती है, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन करती है और किस तरह से कंट्री को गवर्न करती है। ये हम इसके अंदर रीड करेंगे। अब है नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज पॉलिटिक्स का। गवर्नमेंट डिटरमाइन अवर फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, educational policy. These policies can help to improve the life of people. The government makes policies to increase literacy and employment. We may get an opportunity to go to a good school and get decent job. Government economic policies बनाती है। आपने 5 year planning के बारे में सुना होगा कि किसी भी कंट्री के अंदर एक प्लानिंग कमीशन होता है, उसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आजकल प्लानिंग कमीशन में बहुत चेंजेस आ गया है, उसको नीति आयोग बोलने लग गए हैं, पहले बोलते थे प्लानिंग कमीशन। तो गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है। सेकंड है फॉरेन पॉलिसी। व्हाट इज मीन बाय फॉरेन पॉलिसी? पॉलिटिक्स के अंदर हम ये भी रीड करेंगे फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि किसी कंट्री के साथ में किस तरह के रिलेशंस मेंटेन करने हैं, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये भी पॉलिटिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट्स, आजकल आप इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सुन रहे होंगे, आपने गलवान घाटी के बारे में, वैली के बारे में सुना होगा, आपने पाकिस्तान के बारे में भी सुना होगा, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं। किसी भी कंट्री को रूल करने के साथ साथ में अदर कंट्रीज के साथ में कैसे रिलेशंस मेंटेन करने हैं, वो भी पॉलिटिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और किसी भी कंट्रीज के साथ में रिलेशंस मेंटेन करने को फॉरेन पॉलिसी बोला जाता है। एंड एजुकेशनल पॉलिसीज, एजुकेशन पॉलिसी भी गवर्नमेंट बनाती है। अभी आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP लॉन्च की है, 533+4, पहले 10+2 हुआ करता था। तो आप सब न्यूज़ सुनते हो, आप सब टीवी देखते हो, तो आप अच्छी तरह मालूम होगा कि गवर्नमेंट कितने चेंजेस कर रही है एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर। तो ये सब पॉलिटिक्स का पार्ट है। These policies can help to improve the lives of people. The government make policies to increase literacy and employment. We may get an opportunity to go to a good school and get a decent job. ये जब पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, किसी भी कंट्री में जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो उसका एम क्या होता है? इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल और सिटीजन्स। किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एम होता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे उस कंट्रीज के सिटीजन्स, पीपल जो लोग हैं, उनकी लाइफ इंप्रूव हो और वो आगे बढ़े लाइफ के अंदर और कंट्री प्रोग्रेस करेगी। हर कंट्री का जितने भी पॉलिटिक्स है, जितने भी दुनिया के अंदर हर कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसका बेसिक एम होता है हाउ टू इम्प्रूव द लाइफ, हाउ टू इम्प्रूव the basic condition of citizens। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। The government make policies to increase literacy and employment। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है लिटरेसी के लिए, नई नई स्कूलें, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, IIT, IIM, आपने बहुत से नाम सुने होंगे। ये भी पॉलिटिक्स का एक पार्ट है। गवर्नमेंट जो कुछ करती है, जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, स्टूडेंट्स आप अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें कि जो कुछ गवर्नमेंट करती है, जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है सिटीजन्स को लेके, वो सब पॉलिटिक्स का पार्ट है। एम्प्लॉयमेंट, आज एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत से काम कर रही है। आपने 10th क्लास में मनरेगा पढ़ा होगा, 100 days एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन
रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया। गाँव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, ट्राइबल एरियाज के अंदर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो गांव के जो लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, रूरल जो सिटीजन्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके। 100 डेज का एक गारंटी स्कीम, उनको 100 डेज गांव के हर एक आदमी को जॉब मिलेगा, ये गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज बनाई है। वी मे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू ए गुड स्कूल एंड गेट डिसेंट जॉब। गवर्नमेंट चाहती है कि बेटर एजुकेशन पॉलिसी बने, हर बच्चा एक अच्छे स्कूल के अंदर जाए। आपने ये भी पढ़ा होगा राइट टू एजुकेशन, अबाउट एज ऑफ 14 इयर्स वी हैव ए राइट टू एजुकेशन, ये भी आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। तो कुल मिला के पॉलिटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, आपको लगेगा अरे ये जो सब प्रैक्टिकल बातें हैं जो हम अपनी लाइफ में सुनते हैं, ये तो हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं, ये तो हम टीवी में सुनते हैं, ये तो हम चैनल्स पे सुनते हैं, तो ये सब बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो गवर्नमेंट की एक जो पॉलिसी होती है वो होती है बेटर एजुकेशन देना, क्योंकि बेटर एजुकेशन जब मिलेगी तब बेटर जॉब मिलेगा, और बेटर जब जॉब मिलेगा तभी इकोनॉमिक कंडीशन किसी कंट्री की अच्छी होगी। तो गवर्नमेंट के डिसीजंस हमारी लाइफ के ऊपर बहुत इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी पॉलिटिक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, बट एन इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट can also endanger people's lives and security. If the government in power allows any conflict to become violent, market close down and schools are shut. These disrupt our lives. We cannot buy things that we may need urgently. Those who are sick cannot reach the hospital. Even the school schedule get affected. Syllabus cannot be completed. And we cannot take extra coaching for the exam, since the action of the government effectively deeply affect us deeply. These all actions and activities are part of policies and political science. Yes, एक तो मैंने आपका स्टूडेंट्स आपका एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो एक सिटीजन्स के लाइफ के ऊपर बहुत इफेक्ट करती है। तो पॉलिटिक्स और पॉलिसीज आर ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंट्री। लेकिन अगर कोई इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट है, किसी देश के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट है जो इनएफिशिएंट है और करप्ट है, तो वो लोगों की लाइफ को खतरे में डाल देगी, उनकी सिक्योरिटी को खतरे में डाल देगी। आपने पाकिस्तान का नाम सुना होगा, पाकिस्तान में कितने टेररिज्म फैल रहा है, पाकिस्तान में आए दिन ब्लास्ट होते रहते हैं, स्कूलों के अंदर भी इवन टेररिस्ट लोगों ने बच्चों को मारा होगा, ये भी आपने सुना होगा कि किसी स्कूल के अंदर टेररिस्ट लोगों ने किस तरह से स्टूडेंट्स को घुस के मार डाला था। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हो कि एक इनएफिशिएंट गवर्नमेंट और करप्ट गवर्नमेंट लोगों की लाइफ को खतरे में भी डाल देती है, उनके सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल देती है। इफ द गवर्नमेंट इन पावर allows any conflict to become violent, market close down and schools are shut. अगर गवर्नमेंट किसी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा करप्ट है और दंगे फसाद कभी बार अपने इंडिया में भी देखने को मिलता है कि आपने सुना होगा किसी स्टेट के अंदर कम्युनल वायलेंस हो गया, गुजरात के दंगों के आपने नाम सुना होगा, 1984 में आपने सिख दंगों का नाम सुना होगा। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर इस तरह की पॉलिसीज को प्रमोट करती है तो उसका असर सीधा सीधा आम आदमी पे, सिटीजन के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल एक तरह से वायलेंस फैल जाता है, मार्केट बंद हो जाते हैं, स्कूल्स बंद हो जाती है। These disrupt our life. We cannot buy things that we may need urgently. हमारी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, कर्फ्यू लग जाती है, बाजार बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, और हम जो चीज मार्केट में खरीदना चाहते हैं अर्जेंटली वो हम नहीं खरीद सकते। Yes, those who are sick cannot reach the hospital. जो बीमार है वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते। Even the school schedule get affected. स्कूल का शेड्यूल इफेक्ट हो जाएगा, आप स्कूल नहीं जा पाओगे। जब बाजार बंद होंगे, कर्फ्यू लगेगी, तो आप स्कूल कैसे जाओगे, ये आप सोच सकते हो। सिलेबस कैनॉट बी कंप्लीटेड। स्कूल सिलेबस जो स्कूल का कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब स्कूलें नहीं खुलेगी। एंड वी कैनॉट टेक एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर द एग्जाम, हम कोचिंग भी नहीं ले पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करे, अदरवाइज एक करप्ट गवर्नमेंट किस तरह से सिटीजन्स के लाइफ को
उनकी सिक्योरिटी को खतरे में डाल देते हैं, या आप समझ सकते हो। सीज द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इफेक्ट अस डीपली। These all actions and activities are part of policies and political science. The actions of the government affect us deeply. समरी यही निकल रही है कि गवर्नमेंट की जो एक्शंस हैं वो हमारी लाइफ को डीपली इफेक्ट करते हैं। These all actions and activities are the part of politics and political science. जो भी गवर्नमेंट एक्शंस लेती है, जो भी गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन लेती है, कुछ भी कंट्री के अंदर कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज बनाती है, तो वो सब पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, 5 पॉइंट्स जो हमने बताया व्हाट इज पॉलिटिक्स। ये 5 पॉइंट्स थे पॉलिटिक्स के जो हमने आपको एक्सप्लेन किए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, political theory is built upon the ideas and principles of famous political thinkers like Aristotle, Karl Marx, Plato, Kautilya, Rousseau and Gandhi. These thinkers have given political theory and concepts of equality, freedom and democracy, justice, secularism and so on. What do we study in political theory? हमारी ये बुक ही political theory है। What is mean by political theory? एक लाइन के अंदर political theory का मतलब ये होता है, political theory is a basic principle of political science. Political science की जो basic principle है उसी पर political theory बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, what do we study in political theory? हम political theory में क्या पढ़ते हैं? First point, political theory is built upon the ideas and principles of famous political thinkers. पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते समय हम सबसे पहले कौन से बेसिक पॉइंट, बेसिक प्रिंसिपल्स को रीड करते हैं? हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को रीड करते हैं जो फेमस पॉलिटिकल थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, प्लेटो, कौटिल्य, रूसो एंड गांधी जी, जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हैं जिनके मैंने अभी आपको नाम बताया, उन सब के पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को ये पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर लर्न करते हैं। These thinkers have given political theory and concept of equality, freedom, democracy, justice, secularism and so on. ये जो political thinkers हैं, यही हमको equality के बारे में बताते हैं, freedom के बारे में बताते हैं, democracy के बारे में बताते हैं, justice के बारे में बताते हैं, secularism के बारे में बताते हैं। तो political theory के अंदर फर्स्ट पॉइंट हम रीड करेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन अस द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स एंड देयर व्यूज। वी आर लर्न एवरीथिंग व्हिच इज पॉलिटिकल साइंस, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जो भी हम पॉलिटिकल साइंस में रीड कर रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो सब पॉलिटिकल थिंकर्स के व्यूज हैं। सेकंड पॉइंट, in India, Gandhiji advocated freedom and Ambedkar advocated the rights of Dalit. These ideas had influenced the framers of our constitution, and such rights of equality and freedom are our fundamental rights. In India, Gandhiji advocated freedom and Ambedkar advocated the rights of Dalit. Gandhiji, second point. अब हम political theory के अंदर political views भी learn करेंगे। What are the political views of political thinker? This is an important question. जब हम आपको क्वेश्चन आंसर देंगे, आप क्वेश्चन आंसर भी करने हैं स्टडी बेस के अंदर, तो आपको ये जो पॉइंट्स जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बुक तो आप रीड करोगे, साथ साथ में जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को सुन के भी आप क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली कर पाओगे। तो सेकंड पॉइंट है, द पॉलिटिकल व्यूज आर आल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। First point, Gandhi ji advocate freedom and Ambedkar advocate the rights of Dalit. गांधी जी ने फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। सोसाइटी के अंदर सभी सेक्शंस को इक्वल फ्रीडम मिलनी चाहिए, चाहे वो अपर कास्ट हो सो कॉल्ड, चाहे वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हो, चाहे वो सो कॉल्ड मिडिल क्लास हो। गांधी जी ने सभी को इक्वलिटी का प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया है। गांधी जी कभी अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं किया। गांधी जी ने एक जो सो कॉल्ड जिन्हें हम दलित बोलते हैं, जिनको उनको गांधी जी ने हरिजन का नाम दिया। ये भी एक जीके का क्वेश्चन है कि हु गिव्स द नेम ऑफ हरिजन? महात्मा गांधी ने ही इनको दलित लोगों को हरिजन का नाम दिया। अंबेडकर,
अम्बेडकर को तो आप जानते हो, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने दलित लोगों को राइट्स दिया, दलित लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत कुछ बनाया। These ideas had influenced the framers of our constitution, and such rights of equality and freedom are our fundamental rights. These ideas had influenced the framers of constitution. महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर ने जो जो आइडियाज दिए, जो जो प्रिंसिपल्स दिए, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड है। आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल आप पढ़ लीजिए, बी द कंप्लीट, आप किसी भी आप जब प्रीएम्बल आप पढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया कंप्लीट सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक, उसमें जस्टिस के बारे में आता है, उसमें इक्वलिटी के बारे में आता है, उसमें फ्रीडम के बारे में आता है, लिबर्टी के बारे में आता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल है, उसकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरी के से ही लिए गए हैं। तो ये और ये सब पॉलिटिकल थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे थिंकर्स ने हमको दिए, जैसे गांधी जी और अम्बेडकर। Yes, these ideas have influenced the framers of our constitution, and such rights of equality and freedom are our fundamental rights. हमारे जो फंडामेंटल 6 फंडामेंटल राइट्स, उनके अंदर भी जो बेसिक पॉइंट्स हैं, वो सभी पॉलिटिकल थ्योरी से लिए गए हैं। 5th century BC, Plato and Aristotle discussed with their students whether monarchy or democracy which was better. 5th century BC, यस। अब हम जब पॉलिटिकल थ्योरी रीड करेंगे तो हम ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से इंडियन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेटो और एरिस्टोटल एक वेस्टर्न फॉरेन थिंकर्स थे, और 5th century BC उन्होंने उस जमाने में, अब आप अनुमान लगा सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि 5th century BC यानी जीसस क्राइस्ट से भी 5 सेंचुरी पहले प्लेटो और एरिस्टोटल ने मोनार्की और डेमोक्रेसी विच वाज बेटर, इसके ऊपर अपने स्टूडेंट्स के साथ में एक बहुत बड़ा डिबेट किया था। यानी डेमोक्रेसी की जो रूट है, उसकी शुरुआत बहुत पहले फॉरेन थिंकर्स ने की थी। इंडिया के अंदर आपने कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त का नाम सुना होगा, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत पहले ही बहुत कुछ लिख दिया था। तो ये पॉलिटिकल थिंकर्स के जो व्यूज हैं, वो भी हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर रीड करेंगे। फ्रीडम, जस्टिस, राइट्स एंड इक्वलिटी आर पार्ट ऑफ इंडियन प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। द चैप्टर ऑन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन observes the untouchability in any form. Gandhian principle find a place in directive principles of state policy. हमारी गवर्नमेंट एक स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाती है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, आपने अच्छी तरह 10th क्लास में रीड किया होगा। तो जब गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशंस बनाती है, तो उनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जब भी कोई लॉ बनता है, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरी से ही लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रीडम, जस्टिस, राइट एंड इक्वलिटी आर द पार्ट ऑफ इंडियन प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक पिलर्स हैं, वो है पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, फ्रीडम, जस्टिस, राइट्स एंड इक्वलिटी, और यही पॉलिटिकल थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। गांधी जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनटचेबिलिटी को बैन किया है। गांधी जी के एक व्यूज को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज को अडॉप्ट किया है। आज आप कास्टिज्म नहीं कर सकते, आप किसी कास्ट को लेके, कोई टाइटल को लेके आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरी से ही लिए गए हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेटेड टू आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट गिव शेप टू द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ इन अ सिस्टमैटिक वे। पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेटेड टू, आगे हम और पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट गिव शेप टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसको बनने में 2 years 11 month और 18 days लगे थे, और 395 आर्टिकल्स के साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसकी जो आइडियाज, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो पॉलिटिकल थ्योरी से ही
लिए गए। और यही पॉलिटिकल थ्योरी हमारे सोशल लाइफ को सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल साइंस जो आप पढ़ रहे हो इस बुक के अंदर, इसका फर्स्ट चैप्टर, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। आप जब आगे सिटीजन बनोगे, जब आप 18 इयर्स के हो जाओगे, तो आपको ये बेसिक प्रिंसिपल्स बहुत काम में आएंगे। आप भी आगे जाके जब 18 इयर्स के हो जाओगे, आफ्टर 18 इयर्स आपको राइट टू वोट मिलेगा, आप अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करोगे, आप अपने एमपी एमएलएस को इलेक्ट करोगे, तो आप समझ सकते हो कि पॉलिटिकल थ्योरी के आइडियाज और प्रिंसिपल्स कितने इंपॉर्टेंट है। Political theory tried to find out the significations of various principles like judicial review, separation of power, rule of law। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल रिव्यू एक पॉइंट है। जुडिशियल रिव्यू का मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कोशिश की गई है कि सिटीजन्स को एक बेटर लॉ मिले, एक बेटर पॉलिसी मिले, और जो भी लॉ बने वो एकदम परफेक्ट मिले और किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हो। तो हमारे सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स को पता है कि हमारी कंट्री में पार्लियामेंट, जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूटिव जो कि लॉज बनाते हैं, फिर उसके बाद में पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव इसको सेंड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास में, और फिर प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन करते हैं। वो जो भी बिल जो होता है वो लॉ बन जाता है। ये एक बेसिक लॉ बनने का प्रिंसिपल है, आपको पता होगा। लेकिन आपको शायद ये पता होगा नहीं होगा कि प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद में, लॉ बनने के बाद में भी हमारी जुडिशरी के पास में राइट है जुडिशियल रिव्यू का, यानी प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद में, लॉ बनने के बाद में भी उसको चेंज किया जा सकता है, ताकि हमारे सिटीजन्स को एक परफेक्ट लॉ मिले, किसी भी तरह की उनको प्रॉब्लम नहीं हो। सेपरेशन ऑफ पावर, यस स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी आप पढ़ोगे पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, जब आप सेकंड पार्ट पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सेपरेशन ऑफ पावर भी पढ़ोगे। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, वी हैव टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, and there the powers are also separate. The state government can make laws according to state list, and the union government can make laws according to union list, and the third list is concurrent list। आपने 10th क्लास में अच्छे तरह रीड किया होगा। The both the government can make laws according to concurrent list। This is also separation of power। Second, the state government has also three organs of government: executive, legislature and judiciary। Same, the union government has also three types of organs: executive, legislature and judiciary। and rule of law, अपनी कंट्री में रूल ऑफ लॉ को ही सुप्रीम माना गया, उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। इस कंट्री में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी लॉ से बंधे हुए हैं, वो भी अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड गिव्स अस टू वे एंड मीन टू रिजॉल्व इट। पॉलिटिकल थ्योरी हमारी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को क्या डिसीजन लेना है, ये पॉलिटिकल थ्योरी के प्रिंसिपल से ही पता चलता है। स्टूडेंट, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट चाहती है कि इस कंट्री के अंदर सबको इक्वल स्टेटस मिले, इक्वल राइट्स मिले। कई बार कुछ लोग ये आवाज उठाते हैं कि एक पार्ट को रिजर्वेशन मिल गया सोसाइटी के, एक पार्ट को रिजर्वेशन नहीं मिला। ये एक डिबेट का क्वेश्चन है सोशल जस्टिस में, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारी सोसाइटी में एक ऐसा पार्ट है जो सेंचुरीज तक दबा हुआ रहा, जिसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसे हम एसटी, एससी या ओबीसी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये जो सेक्शन है सोसाइटी का, उसको एक्स्ट्रा राइट्स दिए, रिजर्वेशन दिए, और एक लिमिटेड टाइम के लिए दिए, ताकि सोसाइटी के अंदर ये भी आगे आ सके, ये भी ऊपर आ सके, इनका भी इकोनॉमिक, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सके। तो ये सब भी हम पॉलिटिकल थ्योरी में रीड करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आल्सो रिफ्लेक्ट्स अपॉन आवर करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस एंड पॉइंट्स आउट द ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटीज फॉर द फ्यूचर। पॉलिटिकल थ्योरी के जो थिंकर्स हैं वो अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से
फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाते हैं। जब भी गवर्नमेंट कोई 5 ईयर प्लानिंग्स बनाती है, जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, तो कंट्री के फ्यूचर को सोच के ही बनाती है। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में भी हम रीड करेंगे। द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन have been amended and expanded over time through judicial interpretation and government policies which are designed to address new problems. Fundamental rights जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक गारंटी देते हैं हमको कि हमको राइट्स मिलेंगे। साथ में हमारे पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ये पॉइंट भी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी होता है। देयर इज अ अमेंडमेंट प्रोसेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। ये आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक के अंदर। व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल? बिकॉज़ देयर इज अ स्कोप ऑफ चेंजेस एंड अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, हम गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है उसके ऊपर हमारे जुडिशरी बहुत पैनी नजर रखती है, बहुत शार्पली वॉच करती है। अब जुडिशरी इज अ वन टाइप ऑफ वॉच डॉग हु वॉच द पॉलिसीज एंड द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती है तो आपने देखा होगा कि जब गवर्नमेंट एक बार कुछ रूल्स बनाती है तो उसको बाद में हमारी जुडिशरी उसको चेंज करती है। स्टूडेंट्स, बहुत साल पहले एक कानून बना था, कोटा कानून, टेररिस्ट लोगों को पकड़ने के लिए। फिर उसके बाद उसको चेंज किया हमारी जुडिशरी ने, क्योंकि उसमें हमारी जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। तो गवर्नमेंट को लगा कि अरे ये तो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में जा रहा है ये कानून। किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, किसी भी सिख कम्युनिटी के लोगों को, किसी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को पुलिस वाले पकड़ पकड़ के टेररिस्ट बोल के जेल में डाल दिया करते थे और उनके ऊपर ब्लेम लगाया करते थे। तो एक कानून के नाम पे माइनॉरिटीज के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। तो फिर उसके बाद में कोटा और टाडा कानून को चेंज किया गया। तो आप स्टूडेंट समझ सकते हो पॉलिटिकल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड आल्सो ए बेसिक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टू सॉल्व अवर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। What is the importance of political theory in our practical life? अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉलिटिकल थ्योरी का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे स्टूडेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन्स, मीनिंग्स एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज दैट वी आर फैमिलियर विद, सच एज फ्रीडम, इक्वलिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड सो ऑन। पॉलिटिकल थ्योरी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पॉलिटिकल आइडियाज को लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रीडम, इक्वलिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये जितने भी जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लर्न करते हैं और उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, political theory also explain us to take major decisions of life in practical way. For example, after 10th class, which subject is best? Arts, commerce, science? You can take decision and choose them. आप लोगों ने अभी जस्ट सब्जेक्ट लिए हैं, किसी स्टूडेंट्स ने आर्ट लिया है, किसी स्टूडेंट्स ने साइंस लिया है, किसी ने कॉमर्स लिया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी का कितना इंपॉर्टेंस है वो आप समझ सकते हो कि आपको डिसीजन लेने का मौका मिला। जितना मुझे लगता है कि आपके फैमिली ने आपके ऊपर शायद प्रेशर ही डाला होगा, आपने अपने मन से ही आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ली होगी, तो वी कैन टेक डिसीजन इन आवर सोशल, प्रैक्टिकल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के प्रिंसिपल ही हमको लाइफ में डिसीजन लेना सिखाते हैं, फ्रीडम का इंपॉर्टेंस सिखाते हैं, इक्वलिटी का इंपॉर्टेंस सिखाते हैं। घरों के अंदर आपने देखा होगा कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फैमिलीज के अंदर मेल और फीमेल्स के बीच में आज भी हमारी कंट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, ये हमको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन डिस्क्रिमिनेशन से लड़ना सिखाते हैं। सिटीजनशिप, यू नो व्हाट इज मीन बाय सिटीजनशिप?
जो कोई भी एक किसी देश का एक नागरिक होता है जो उस कंट्री में वोट देता है उसको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। ये सिटीजनशिप के अंदर आपने पढ़ा होगा। जस्टिस आपने पढ़ा होगा, जस्टिस हमको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन ए प्रैक्टिकल लाइफ। डेवलपमेंट का मींस क्या होता है? डेवलपमेंट का मींस होता है किसी भी सिटीजन का एक तरह से फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की जो भी डेफिनेशंस हैं वो हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी के प्रिंसिपल्स से ही समझ सकते हैं। नेशनलिज्म, व्हाट इज मीन बाय नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज ए फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म की जो एक डेफिनेशन है, कलेक्टिव बिलोंगिंग की जो डेफिनेशन है वो हमने 10th क्लास में रीड की थी। यस, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। पॉलिटिकल थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन अस टू टेक मेजर डिसीजंस ऑफ लाइफ इन प्रैक्टिकल वे। फॉर एग्जांपल, यस, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि 10th के बाद में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, चूज कर सकते हो, ये आपको राइट मिला है। थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ political concept by looking how they are understood and used in the ordinary language. They also debate and explain the diverse meaning and opinions in a systematic manner. Political theory कि जो थ्योरिस्ट होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, ऑर्डिनरी और एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर वो एक्सप्लेन करते हैं, डिबेट करते हैं और अपनी ओपिनियन को सिस्टमैटिक तरीके से समझाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल थ्योरी का प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे जो थिंकर्स हैं वो पॉलिटिकल लाइफ के अंदर हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। आप स्टूडेंट्स, जब भी गवर्नमेंट किसी भी कास्ट को रिजर्वेशन देती है तो उसके लिए कमीशन बनाती है। जब गवर्नमेंट ने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया तो एक मंडल कमीशन बनाया। मंडल कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दी। तो जो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी वो भी एक तरह से पॉलिटिकल थिंकर्स थे। उनको पता था कि सोसाइटी का एक पार्ट आज भी वीक है, इसको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसको रिजर्वेशन की जरूरत है। तो इस तरह से पॉलिटिकल थिंकर्स हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, गवर्नमेंट को भी एडवाइस देते हैं। प्रैक्टिकली ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल थ्योरी प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर फ्रेमिंग पब्लिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट जो भी पब्लिक पॉलिसीज बनाती है उसको प्रैक्टिकली पॉलिटिकल थ्योरी के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही बनाती है। कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं लेती। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट गिव ग्रेट वैल्यू टू एवरीडे ओपिनियन डिबेट पॉसिबल मीनिंग एंड चेक आउट पॉलिसी ओपिनियन। पॉलिटिकल थ्योरी जो थ्योरिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनकी एक बहुत वैल्यू है हमारी एवरीडे ओपिनियन के अंदर। जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, जब भी हम कोई पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं तो हम अपने ओपिनियन कैसे बनाते हैं? एक सिटीजन एक पॉलिटिकल ओपिनियन कैसे बनाता है? हमको कैसे पता चलता है कि इस कंट्री के अंदर क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? तो हम पॉलिटिकल थिंकर्स, लीडर्स, उनके व्यूज को सुन के समझ के ही अपनी ओपिनियन बनाते हैं। इसको पब्लिक ओपिनियन बोला जाता है। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी इज हाईलाइटेड द इश्यूज ऑफ राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर इंडिविजुअल। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, आज पॉलिटिकल थ्योरी बहुत मॉडर्न हो चुकी है। आज सिर्फ सोशल जस्टिस की बात नहीं होती, आज राइट्स की बात होती है। आज सिटीजन्स को बेसिक राइट्स चाहिए। अगर आपको पता है कि अगर राइट्स नहीं मिलते तो सिटीजन सीधे, आपको पता है कि हड़ताल हो जाती है, बंद हो जाता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन सुना होगा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट सुना होगा, चिपको मूवमेंट सुना होगा। तो ये जो भी मॉडर्न एक्टिविटीज जो हमारी सोसाइटी में हो रही है वो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से ही हो रही है। लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस फॉर इंडिविजुअल्स, आम सिटीजन को लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, उसको लिबर्टी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमको पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। यस, अब है लास्ट पॉइंट, व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी?
political theory is one of the basic science knowledge which is essential for individual. Why should हम political theory को क्यों पढ़ते हैं? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले जो क्वेश्चन था वो एक थोड़ा क्वेश्चन अलग था। वो क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। अब जो पॉइंट है वो है व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल थ्योरी इज वन ऑफ द बेसिक साइंस नॉलेज व्हिच इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल। पॉलिटिकल थ्योरी एक बेसिक साइंस है, एक पॉलिटिकल साइंस है, एक नॉलेज है और हर सिटीजन को पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिक प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज हम बोलेंगे कि ही इज नॉट अवेयर फॉर देयर राइट्स। सेकंड पॉइंट, टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस लाइक राइट्स, डेमोक्रेसी, सोसाइटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज पॉलिटिकल थ्योरी। कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि राइट्स, डेमोक्रेसी, सोसाइटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और इनकी नॉलेज हमें होनी ही चाहिए और ये हमें तभी होगी जब हम पॉलिटिकल थ्योरी को रीड करेंगे। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी अपने को पढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप द अवेयरनेस फॉर फंडामेंटल राइट्स इन कॉमन राइट्स। वी कैन टेक पार्ट इन इलेक्शंस, वोटिंग बाय द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। Political theory develop the awareness for fundamental rights in common citizens. Political theory हमारे अंदर एक awareness develop करती है fundamental rights के लिए। कई बार हमारी लाइफ में स्टूडेंट्स हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब हम किसी लाइन में लगते हैं तो कोई आदमी बीच में लाइन तोड़ के घुस जाता है, तब हमें बड़ा गुस्सा आता है। कई बार ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे हम लाइन में लगते हैं, कोई हमारे आगे लग जाता है, कोई आदमी रिश्वत देके पहले बिजली का बिल जमा करा देता है। तो इस तरह से हमारी एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब हम डिस्क्रिमिनेशंस को देखते हैं तो फिर हमको अपने राइट्स के बारे में सोचने का मौका मिलता है कि हमारे भी कुछ राइट्स हैं। वी आर आल्सो सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। वी कैन टेक पार्ट इन इलेक्शंस, वोटिंग बाय द नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। बहुत से लोग आज स्टूडेंट्स वोटिंग करने के लिए नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि मुझे क्या फायदा वोट देने से, ठीक है। व्हाई आई एम पार्ट ऑफ वोटिंग प्रोसेस, कुछ लोगों का ऐसा दावा होता है। तो स्टूडेंट्स इलेक्शंस में पार्ट लेना, वोट देना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल थ्योरी अपने को एक्सप्लेन करती है कि व्हाई वी शुड गिव आवर वोट टू पॉलिटिकल पार्टीज। यस, पॉलिटिकल थ्योरी इज एसेंशियल टू एक्ट रिस्पांसिबिलिटी इन चूजिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलए एंड एमपीज। हमारे लीडर्स, एमएलए, एमपीज, एग्जीक्यूटिव्स ये सब हमारे ही वोट से इलेक्ट होते हैं। अगर हम पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे तो फिर ये कैसे इलेक्ट होंगे, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कैसे पॉलिसीज बनेगी और हमारा देश कैसे आगे चलेगा। पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप द स्किल्स ऑफ डिबेटिंग rationally and communication effectively for the sake of common interest। पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा टैलेंट है जो डिबेट करता है, एक कम्युनिकेशन करता है कि हमारी कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि पत्रकार आपकी कॉलोनी के अंदर जाते हैं, रिपोर्टर्स आपकी कॉलोनी के अंदर जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे पूछते हैं। तो जो लोग पॉलिटिकल थ्योरी के प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह जानते हैं, जिन लोगों को पॉलिटिकल नॉलेज होती है, वो खुल के अपनी बात को बोल पाते हैं, वरना बाकी के लोग तो बोल भी नहीं पाते। It helps us to understand the actions of all the three branches of the government and develop public opinions। Political theory हमारी गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। इन तीनों ब्रांचेस को डेवलप करती है और पब्लिक ओपिनियन बनाती है। तो स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा लेसन था जो आपका फिनिश हो गया है। इसका फर्स्ट पॉइंट था व्हाट इज पॉलिटिक्स, उसके अंदर हमने आपको पॉलिटिकल साइंस की ट्रेडिशनल और मॉडर्न डेफिनेशंस भी एक्सप्लेन की। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल फीचर्स भी हमने आपको समझाया। फिर उसके बाद में हमने आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाया व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। फिर उसके बाद में हमने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन किया
व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स आपको आपके स्टडी बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, वो क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं और साथ में बुक की हेल्प भी लेनी है एनसीईआरटी की। और अगर आप बुक के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं तो आपको मैं रिफ्रेशर गाइड करता हूँ। ये एक रिफ्रेशर है, इसका नाम है फुल मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास के लिए फुल मार्क्स करके ये एक रिफ्रेशर है। तो इसमें जो नोट्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको कॉपी के अंदर करना है और जो हमने वर्कशीट के अंदर दिए क्वेश्चन आंसर वो आपको इस रिफ्रेशर के अंदर इजीली मिल जाएंगे। तो आपको जो वर्कशीट में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो भी करना है और साथ में आपको इस रिफ्रेशर में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो भी करने हैं, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।